अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उस पे 2 लेक्चर्स गए हैं। तो पहला लेक्चर हमें वो था इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा लेक्चर जो मैंने कल दिया था दैट वाज ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हमने एक एंगल से विद द हॉरिजॉन्टल, एक एंगल जो बना रहा है एक प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल से, वो हमने नहीं लेना है वो वाला प्रोजेक्टाइल। आज हमने किसी हाइट पे चढ़ना है और वहां पर एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद वो गिरेगा और आपने उसकी वो जो मोशन है वो डिस्क्राइब करनी है, वो एनालाइज करनी है। आपने ये देखना है उसको कितना टाइम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में, कितने वो हाइट जो आएगा, जिस हाइट से हमने उसको गिराया तो उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, और जब गिरेगा तो किस वेलोसिटी के साथ गिरेगा, और जब गिरेगा तो कितना दूर गिरेगा, और जब गिरेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, और जो इसकी पाथ है उसकी क्या इक्वेशन होगी, क्या वो भी वैसी इक्वेशन होगी जैसे कल हमने जो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए था, क्या उसकी भी वही पैराबोलिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, ये सब चीजें हमने आज जानना है। और एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, तो ये वाला उतना फेवरेट नहीं बनता है एक पेपर सेटर के लिए, मगर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बहुत मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है एज फार एज द बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। मगर इस पे भी आगे जब आप आगे फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे वहां पर इसका उपयोग होगा, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। मतलब कि ये भी अपना तो पार्ट दे ही रहा है। तो जब हमें प्रोजेक्टाइल मोशन एनालाइज करना आता है, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, उसको ब्रेक करना है, उसको 2 इंडिपेंडेंट ऑफ 1D मोशन में ब्रेक करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस वहां पे अप्लाई करनी है, और आपको 2D मोशन मिल जाएगी, क्योंकि जब आप फिर उनको मिलाएंगे आपको 2D मोशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज किया। आज हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि हमने किसी हाइट पे पहले चढ़ना है। चलो, मैं मानता हूं कि ये ग्राउंड है, इधर सपोज दिस इज द ग्राउंड, और ये एक इमारत है या एक टावर है। सपोज इसकी हाइट जो है वो h है, मैं मानता हूं कि वो h है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू दिस पॉइंट दिस टावर इज गोइंग टू हैव अ हाइट h। सही बात, इसकी हाइट कितनी है h, और मैं इसी हाइट पे हूं और मैंने आगे की तरफ एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, मगर हॉरिजॉन्टली उसको मैंने वेलोसिटी u दे दी जैसे मैं कल दे रहा था। तो यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ठीक है। और आपको पता है कि जब उसको ऐसे थ्रो kरेंगे इस हाइट से, वो ऐसे ही नहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा। डू यू नो? तो वही हम देखते हैं। चलो, हम वो इसकी पाथ बना लेते हैं। ये वो पाथ है जिस पाथ के अलांग ये प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है फ्रॉम दिस हाइट h। मुझे अब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि जिस हाइट से आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी वो हाइट थी h, और आपने इसको आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दी u। सपोज मैं मानता हूं कल की तरह u इनिशियल वेलोसिटी है, मगर मैं वेक्टर से दिखाता हूं उसको। सपोज u इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। बताइए वर्टिकल में क्या वेलोसिटी है पहले? तो आपको पता है कि ये जो मोशन है ये 2D मोशन है कि नहीं? बिल्कुल है 2D मोशन, क्योंकि ये एक टाइम पे नीचे भी आ रहा है और दूर भी गिर रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कर रहा है। तो दोनों डिस्टेंस या दोनों डिस्प्लेसमेंट ये एक ही समय पे करता है। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल, ऐसी बॉडी को जो मोशन होगी उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो इस 2 डायमेंशनल मोशन को अगर एनालाइज करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन। मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन एक करनी है और वर्टिकल मोशन एक करनी है। चलो, हम कल की तरह इसको भी, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को भी क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। किसमें? एक होगी हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? वो होगा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। ठीक है, बहुत अच्छा।
को हमने इस 2D मोशन को ब्रेक किया, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, एक वर्टिकल मोशन होगी, जबकि हमें बस इतना पता है कि इतनी हाइट से हमने इसको क्या वेलोसिटी दे दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे दी। ठीक है, बताइए हॉरिजॉन्टल मोशन में आप बताइए इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है। चलो u वेलोसिटी, इसको मैंने u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दे दी। मुझे एक बात बताओ, जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फोर्स का काम है वेलोसिटी चेंज करना, जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तभी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे दी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विस्कस ड्रैग यानी एयर ड्रैग के सिवा कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, मगर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस के सिवा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बट यू नो वेरी वेल, किनेमैटिक्स में हम इन मोशन को जब एनालाइज करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब कि यहां पर ये वाला फोर्स भी नहीं लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लगना था, जो एयर रेजिस्टेंस लगनी थी, वो हम नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आपने दी वो वही की वही रहेगी। तो मैंने कितनी वेलोसिटी दी थी इसकी, u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बताइए इस पॉइंट पे इसकी क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। हाँ, ये नीचे भी आ रहा है, मगर जब तक मैं हॉरिजॉन्टल मोशन ले लूं तो मैं ये भूल जाऊं कि ये नीचे भी जा रहा है। तो जब नीचे जाएंगे तो तब ये भूल जाएंगे कि ये आगे भी जा रहा था, क्योंकि दीज आर टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन जिसमें इनको मैंने ब्रेक किया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहां पर बताइए इसकी क्या वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो ही u ही होगी। तो यहां पर क्या होगी, वो फिर से वही u होगी, आर एकेडमी। और यहां पर क्या होगी, वो फिर से वही u होगी। क्यों होगी वो u? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो इधर मैं लिखता हूं कि जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज करना फोर्स का काम है। जब इस डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, तो फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 0। ये मैं फोर्स 0 नहीं लिख रहा हूं, ये मैं फोर्स 0 अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और अलोंग एक्स एक्सिस 0 ले रहा हूं, क्योंकि उस डायरेक्शन में 0 फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर के लिए डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो फोर्स का काम क्या है, वेलोसिटी चेंज करना। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक बॉडी में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन की क्या बात है, आर एकेडमी। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, तो ऐसी मैंने कल भी किया था। चलो अब आते हैं वर्टिकल मोशन पे। तो बताइए वर्टिकल मोशन, पहले वर्टिकल जब मैंने इसको छोड़ा तो मैंने कुछ वर्टिकल वेलोसिटी दी इसको कि नहीं दी, मैंने बिल्कुल भी नहीं दी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस टाइम नीचे की ओर नहीं जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। बट आपको पता है जब ये प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा तो इसको अर्थ खींचेगी किधर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का मास है, अर्थ का मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ ही जाएगा। तो वो इसको छोड़ेगा नहीं, वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा। जब फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बॉडी जो है इसको एक्सेलरेशन किधर की तरफ मिलेगी, नीचे वाली डायरेक्शन में। तो एक बात बताइए मुझे, अब ये नीचे की ओर जा रहा है, आर यू गेटिंग मी, और इसी डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन भी है, यानी कि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, मगर 0 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है एट द टॉप वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब थोड़ा आगे जाएंगे तो इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर और आगे जाएगा और टाइम लगेगा तो और बढ़ जाएगी, फिर और आगे जाएगा तो और बढ़ जाएगी, आर यू गेटिंग मी। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है Vy, जिसको मैं Vy लिखूंगा, Vy, ये जो वेलोसिटी अलोंग
वर्टिकल डायरेक्शन वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? वो बिल्कुल चेंज हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। कोई बोले कि सर हॉरिजॉन्टल में यू है, अभी हॉरिजॉन्टल की बात मत करिए क्योंकि दीज आर टू इंडिपेंडेंट मोशंस। जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता था तब मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर नहीं कर रहा था, जब मैं वर्टिकल मोशन को अब कंसीडर कर रहा हूं तो अब मैं हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज दीज हैव बीन ब्रोकन इनटू, दिस 2D मोशन हैज बीन ब्रोकन इनटू 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशंस। बहुत अच्छा, तो मुझे बताइए वर्टिकल मोशन में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? वो कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? तो वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कि वो वेरिएबल है। तो क्यों वेरिएबल है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है, इधर जीरो था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जो है वो नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है, फोर्स लग रहा है, फोर्स जब लगेगा तो वो वेलोसिटी चेंज करेगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इसको एक्सेलरेशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी वो जीरो होगी कि नॉन जीरो? नॉन जीरो होगी, वो जीरो नहीं होगी। अब आपको पता वो कितनी होगी? वो तो आपको पता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। माइनस क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो टुवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव लेंगे, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, टुवर्ड द पॉजिटिव जेड एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन जब फॉलो करते हैं तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द वर्टिकल मोशन। तो इसकी वेलोसिटी अब चेंज हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी इनिशियल? वो तो जीरो थी, क्योंकि उस टाइम ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आ रहा था। उसके बाद ये नीचे नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टुवर्ड द नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो अब क्या करेंगे? अब इन मोशंस को एनालाइज करना है। इसको अलग एनालाइज करेंगे, इसको अलग एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या है कि इन पे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो कौन सी इक्वेशन? जो मैंने कल बोला था। तो अब जो मेरा अगला टॉपिक बनेगा वो बनेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन टू बी यूज्ड। मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन टू बी यूज्ड, वो तो अब आपको पता ही होगा क्या क्या इक्वेशन में यूज कर रहा था, क्योंकि आपको बस इतना पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, बस यही चीज पता है आपको, बाकी सब आपने निकालना है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन टू बी यूज्ड पहली होगी v इज इक्वल टू u प्लस at, आर यू गेटिंग मी? और दूसरी जो मैं इक्वेशन यूज करूंगा वो होगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यही मैंने कल यही दो इक्वेशन यूज करी थी। ठीक है, किसी भी समय पे क्या वेलोसिटी मिलेगी वो आप निकाल पाएंगे, किसी भी समय पे क्या डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वो भी आपको निकलेगा। ठीक है, चलो तो अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज कर रहा हूं, मगर ये हॉरिजॉन्टल मोशन में अलग यूज करना है, वर्टिकल मोशन में अलग यूज करना है। तो इधर लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब यही इक्वेशंस ऑफ मोशन कहां पर यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन में, और यही इक्वेशंस ऑफ मोशन कहां पर यूज करेंगे? वर्टिकल मोशन में। तो बताइए क्या होगा कल की तरह? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यही इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने यूज करनी है, मगर अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी? तो पहली इक्वेशन v वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो मैं vx लिखूंगा क्योंकि अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन में इधर अप्लाई कर रहा हूं। बताइए v के बदले क्या आएगा? vx। x सबस्क्रिप्ट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सर वो तो u थी। अब देखेंगे ना वो यू ही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में तो वो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो यहां पर देखेंगे किसके बराबर निकलेगा। ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर? यू। बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू ही है। बहुत अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही थी, प्लस बताइए इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है? कितनी है एक्सेलरेशन? 0। तो जब इधर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू टी इज 0, तो इसका मतलब है कि वी एक्स आपको यू मिला। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज यू, और माशाल्लाह वो तो यू ही है, वो तो हमने पहले ही देखा था। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन s
तो S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, मगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैं x से डिनोट करूंगा। x मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो रही है और y एक्सिस के अलोंग भी हो रही है। बहुत अच्छा। तो x इज इक्वल टू u, बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। बहुत अच्छा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t टाइम एट एनी इंस्टेंट प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, तो 1/2 0 t स्क्वायर हो गया 0, तो ये यही रहेगा। सो दीज आर दी टू इक्वेशंस, ये याद रखिए, ये दो इक्वेशंस है जो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट देते हैं और डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी चली एट एनी इंस्टेंट वो भी देंगे। वो किसके बराबर, ut, क्योंकि u आपको पता है u इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपने इसको दी थी। अब यही दो इक्वेशंस देखेंगे कहां पर, इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैं इधर लिखता हूं वो, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप अगर ऐसी कॉपी पे भी उतारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इसको साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मगर यही दो इक्वेशंस ऑफ मोशन कहां पर अप्लाई करेंगे आप, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, बहुत अच्छा, y एक्सिस। तो बताइए इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस क्या निकलेगा, तो v है, तो v ही निकलेगा। पहली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि ये vy होगा, वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। तो होगा u, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में, 0, बहुत अच्छा, 0 प्लस बताइए ए एक्सेलरेशन क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में, आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन वो माइनस जी है, तो प्लस माइनस जी, तो ये माइनस जी आ जाएगा, माइनस जी टी टाइम तो एट एनी इंस्टेंट, तो 0 माइनस जी टी हो गया माइनस जी टी। तो व्हाट इज माइनस जी टी, इट इज वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब मुझे बताओ जब इनिशियल टाइम था, जब आपने इनिशियल स्टेज लिया था, इनिशियल का मतलब कि टाइम उस टाइम 0 होगा, तो टी का वैल्यू 0 दे दो तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले 0 ही मिलेगा। तो मतलब कि ये इक्वेशन बहुत तगड़ी रिलेशन है, तो ये चीज भी याद रखिए। तो आपको वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन भी निकला किसके बराबर, माइनस जी टी, मतलब कि वो चेंज हो रही है टाइम के मुताबिक, दैट इज वाई मैंने लिखा था वो वेरिएबल है। आर्गेटिक में देखिए वो सब चीजें निकल के आ रहे हैं। तो सेकंड, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, मगर ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में निकालनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या नोट करेंगे, y, तो y इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट के बदले y लिखा, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, पहले 0 इंटू टी हो गया 0 प्लस 1/2 g एक्सेलरेशन कितनी है, a एक्सेलरेशन कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, माइनस जी, तो माइनस जी लिखिए, मैं जी लिखा तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो इधर माइनस लिखेंगे, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट। तो बताइए 0 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, सॉरी ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, तो ये हाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो वो कितना निकला, y इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, बहुत अच्छा, 0 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। So this is another relation for the displacement at any instant, मगर कौन सी डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये है, these four equations are now the most important equation। यही हमने कल भी निकाली थी, तो इसके बाद इनको ही यूज करते तो हर कुछ निकलता है। तो अब वही सारी चीजें निकाल के देंगे जैसे कल निकाला था। तो अब मुझे बताओ, यहां पर लिखेंगे, हाँ इसको अब ऐसे ही रखेंगे, ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो पहला चीज हमें क्या निकालना होगा, तो पहला चीज ये है कि आप हमें वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालिए। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पहली चीज जो हमने निकालनी है, वैसे ये नहीं आता है मगर फिर भी मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आप उस टाइम उसका जवाब दे सकते हैं। तो मगर वो तब दे सकते हैं जब आपको ये सब चीजें क्लियर होगी। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो ये किसकी वेलोसिटी है, अब ये है वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, मगर कौन सी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि यहां पे मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। बताइए ये वेलोसिटी क्या होगी, तो चलो
v इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx है और वर्टिकल वेलोसिटी vy है एट एन इंस्टेंट, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये उसके कंपोनेंट्स है। तो आपको पता है वेक्टर में कि रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac cos ऑफ 90 होगा इधर, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल 90 है, तो यहां आ जाएगा cos 90 हो गया 0, vx स्क्वायर और प्लस vy स्क्वायर, ये होगा वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्षण पे अगर आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो ये चीज निकालना पड़ेगा। तो v किसके बराबर निकलेगा, बताइए vx कितना निकला, vx हमें u है, तो u इज द u स्क्वायर प्लस vy क्या निकला, vy निकला माइनस gt, तो यहां आ जाएगा माइनस gt का स्क्वायर, वो हो गया g स्क्वायर t स्क्वायर। तो t का वैल्यू यहां पर पुट करिए, जिस वेलोसिटी के साथ आपने इसको ये थ्रो किया था हॉरिजॉन्टली, उसका वैल्यू इधर पुट करिए, यू विल गेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो इंस्टेंट यहां पुट करिएगा। तो ये एक इक्वेशन निकाली मैंने। तो कहीं पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, किसी पॉइंट पे कोई डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे दीजिए। तो अब दूसरा जो हम निकाल के रखेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पे अगर आपने इस प्रोजेक्टाइल की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो बताइए वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी। सपोज यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो क्या होगा आपको तो पता है, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो चलो मैं उसको d से डिनोट करता हूं, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है तो cos 90 0 आ जाएगा, तो ये यही बचेगा, ट्वाइस ये भी cos ऑफ 90 जो होता है वो 0 हो गया ना, तो यही आ गया। तो x कितना है ut, तो यह आएगा u स्क्वायर t स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर है तो x है ut, तो ये u स्क्वायर t स्क्वायर बनेगा, प्लस y स्क्वायर, y क्या है, y है माइनस 1/2 gt स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, तो ये बनेगा 1/2 gt स्क्वायर होल स्क्वायर। आर गेटिंग मी, इसका अंडर रूट करिए, तो t का कोई भी वैल्यू दे दीजिए जिस टाइम पे आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, तो t का वैल्यू दे दीजिए, यू तो पता ही है आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगी किसकी, प्रोजेक्टाइल की, मतलब कि 2D डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन मिल रही है आपको, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या मिल रही है आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिली किसी क्षण पे, किसी टाइम पे, और आपको वेलोसिटी भी निकली किसी पॉइंट पे, but this velocity is not horizontal velocity, not vertical velocity, it is the resultant velocity। और ये जो d है, it is neither horizontal displacement nor vertical displacement, it is the resultant displacement of the projectile at an instant। तो वैसे ये दो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो क्या पूछा जाता है कि बताइए इसको कितना टाइम लगा यहां तक आने में, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। तो तीसरा चीज जो निकालना है हमने, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, और आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, जो कल लेक्चर पढ़ा है आपने। तो टी मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, तो जब ये यहां से यहां तक आएगा, जो टी का वैल्यू होगा स्मॉल टी, ये कितना होगा कैपिटल टी, व्हेन टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, जब ये टाइम जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तब मुझे बताओ ये यहां पहुंच गया होगा, बिल्कुल, जब ये यहां पहुंच गया होगा तो बताइए इसने कितनी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करी, h, मगर वो माइनस एच होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस एच आएगा, क्योंकि जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना, तो ऊपर की तरफ अगर गया होगा तो प्लस एच लेते, ये नीचे आ रहा है तो माइनस एच आ जाएगा। तो बताइए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी करी होगी जब ये बॉडी यहां पहुंच गई होगी, तो माइनस एच, तो इसका मतलब है कि वाई जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, माइनस एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम विच द ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसने कितनी करी होगी, माइनस एच। समझ में आया माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये नीचे आ रहा है फ्रॉम दिस टॉप, तो माइनस एच आएगा, डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जब भी होगा तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये यहां पहुंच गया ना,
जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। मगर उस टाइम हमें एक चीज पता है कि जब ये यहां पहुंच गया होगा तो ये कितना गिरा होगा नीचे, माइनस एच। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। माइनस एच का मतलब नहीं है माइनस कम एच, इसका मतलब है इन द नेगेटिव y एक्सिस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि y किसके बराबर है, किसके बराबर है, -1/2 GT स्क्वायर। तो y के बदले क्या देंगे आप, y के बदले आप माइनस एच लिखेंगे, इज इक्वल टू -1/2, y के बदले लिख रहा हूं क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस को यूज करना है, -1/2 G टी स्क्वायर। तो ये है टी, ये टी जब कैपिटल टी होगा तब जो y होगा वो माइनस एच होगा। तो y के बदले मैंने माइनस एच लिखा, तो इस टी के बदले क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल टी। बहुत अच्छा, तो ये कैपिटल टी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एंड माइनस गॉन। समझ में आया? तो यहां से जो टी स्क्वायर आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर होगा 2, ये 2 इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई जी। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो आपको पता है कि इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। बट आपको पता है कि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि इतना टाइम इसको लगेगा गिरने में, इतना टाइम लगेगा इसको, जब आपने इसको थ्रो किया फ्रॉम हाइट h तो कितना टाइम लगेगा इसको नीचे गिरने में, तो वो होगा 2h/g। मतलब कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता, कितनी ऊंचाई से आपने इसको गिराया। तो h का वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या निकल रहा है, √2h/g। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें और इनको मुंह जबानी याद रखें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में इधर लिखता हूं t इज इक्वल टू √2h/g, यही निकल के आया। तो दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन द आयर। सही बात। और अब हमने एक और चीज निकालना है। कोई बोलेगा कि पता ही कितना गिरा है, अरे उतना ही गिरा है जितनी ऊंचाई पे जो आपने इसको छोड़ा था, तो वो तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही है। आर गेटिंग मी? तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये कि कितना दूर गिरेगा ये, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो निकालना है ये कितना दूर गिरेगा। तो चौथा जो निकालना है, कि पांचवा मुझे नहीं पता, चौथा ही लिखता हूं मैं, वैसे पांचवा हो गया। तो पांचवा चीज क्या निकालना है हमने, हॉरिजॉन्टल रेंज। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि कितना दूर गिरेगा हॉरिजॉन्टली, कितना दूर गिरेगा, उसको आर से डिनोट करते हैं। तो बताइए जब x जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, x किसके बराबर, ut। मुझे बताओ जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r के बराबर होगी, जब ये यहां गिरेगा तो x का वैल्यू क्या होगा, r। मगर उस टाइम जितना इसको टाइम लगा होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि जब ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तब जाके ये इस पॉइंट को हिट करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर आप लिख लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू r, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x वो कितनी होगी, r, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज। तब जाके जो टाइम होगा t वो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तभी ये यहां पहुंच जाएगा, और जब भी ये यहां पहुंच जाएगा तभी आप यहां से यहां कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल वेयर x इज इक्वल टू r, देन t जो है वो कैपिटल T होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो Therefore जो x है वो तो आपको पता है किसके बराबर, ut। तो x के बदले क्या लिखो मैं, r इज इक्वल टू u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वो तो पता है u ही है। तो t क्या होगा, कैपिटल T, तो कैपिटल T। मगर आपको पता है t हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है u√2h/g। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और ये भी पता है कि कितनी हाइट से हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो ये कितना दूर गिरेगा, वो होगा u√2h/g। तो ये आपको बी पेपर में भी काम आ जाएगा, ठीक है। वहां पर हमें एक क्वेश्चन आता है कि एक बकेट होता है और उसमें पानी होता है, तो हमने उसको सुराख कर दिया किसी हाइट पे, ये एक बकेट है, इसमें यहां तक पानी है, तो यहां पर मैंने सुराख कर दिया, होल कर दिया, यहां से
पानी गिर रहा है, बताइए कितना दूर गिरेगा। वो तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही है, तो वहां पर देखिए कितनी वेलोसिटी के साथ वो निकल रहा है, तो कितनी हाइट से वो गिर रहा है, तो उसका वैल्यू इधर पुट करिए, यू विल गेट द वो कितना दूर गिरेगा। तो इसका मतलब कि इसकी एप्लीकेशंस आगे बहुत है, मगर अभी ये चीजें आप याद रखिएगा। तो हमने ये भी निकाला कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। अब क्या निकालना है, कोई बोले कि मैक्सिमम हाइट, क्या मैक्सिमम हाइट थोड़ी होगा, क्योंकि इतनी हाइट से ही तो गिरा है, अब थोड़ी ना और हाइट ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि हमने इसको हाइट के ऊपर जब किसी टावर पे हमने फिर इसको ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल नहीं किया, हमने इसको फिर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। आर यू गेटिंग मी? तो दैट इज वही हाइट होगी। तो अब एक और चीज निकालनी है, ये जो इसकी पाथ है, ये जो इसकी पाथ है वो कैसी है, क्या वो भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि छठा चीज जो हमें आएगा वो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी किसे कहते हैं? ट्रैजेक्टरी किसे कहते हैं? ट्रैजेक्टरी वो होता है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। बहुत अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी तो बताइए ये जो पाथ है इसकी, ये वाली पाथ, बताइए ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी कर्व होगी? सर्कुलर होगी, पैराबोलिक होगी, इलिप्टिकल होगी, लीनियर होगी, क्यूबिक होगी, तो ये चीजें आपने हाइपरबोलिक होगी, तो ये सारी चीजें आपने निकालने की, पता ये कौन सी इक्वेशन होगी। चाहे उसके लिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालनी है, तो एक्स से टी का वैल्यू निकालेंगे और टी का वैल्यू इधर पुट करेंगे और वो वाई में देंगे, तो हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकलेगी, क्योंकि एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस। वही ना, डिस्टेंस के बीच में देखना है कि क्या रिलेशन है। अगर वो स्क्वायर के एक वेरिएबल दूसरे स्क्वायर के साथ वैरी हो रहा है तो पाथ कैसी होगी, फिर तो आपको पता है वो पैराबोलिक होगी। अगर एक का वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के वन के लीनियरली वैरी हो रहा है तो पाथ कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। आर यू गेटिंग मी? तो ये है, चलो वी नो दैट, हमें पता है, मतलब कि महत्वपूर्ण रिलेशन जो होती है ना इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो यही होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इनको ही फिर कंबाइन किया जाता है और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन एनालाइज हो पाती है। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू यूटी, सही बात। एट एनी इंस्टेंट आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वो इतनी है, x इज इक्वल टू यूटी। तो यहां से t का वैल्यू निकालिए, तो t एट एनी इंस्टेंट x डिवाइडेड बाय u निकलेगा, सही बात। तो इसका नाम रखिए इक्वेशन फर्स्ट, और वहां पर इक्वेशन सेकंड को लाइए, इसको y को। तो आल्सो जो y है, y किसके बराबर होगा, वो तो है -1/2 GT स्क्वायर, -1/2 GT स्क्वायर। तो ये नेगेटिव क्यों निकल रहा है, जरा बताइए। डिस्प्लेसमेंट यहां से नेगेटिव निकल रही है क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो वो नीचे की ओर हो रही है, दैट इज वाई नेगेटिव हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? देखिए जब साइन कन्वेंशन अच्छे से फॉलो करते हैं ना तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो y इज इक्वल टू -1/2 g, इस t के बदले क्या लिखेंगे अब, x/u, मगर ये क्या है, ये है t स्क्वायर, तो ये होगा x²/u²। समझ में आया? क्योंकि मैंने x और y के बीच में रिलेशन देखनी है, जो x और y के बीच में रिलेशन होगी वही मुझे बता देगा कि पाथ कैसी है इसकी, क्योंकि यहां x और y के बीच में ही पाथ चल रही है, करो है। तो y इज इक्वल टू माइनस पता है, 1/2 भी पता है, g भी पता है, u तो पहले ही पता था कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो इधर x² आया, तो इसके बदले में कोई k लिख सकता हूं, या कल की तरह अल्फा लिख सकता हूं, बीटा लिख सकता हूं। चलो मैंने इसके बदले अल्फा लिखा, तो फिर क्या लिखा, x²। मुझे बताइए y एक्स के साथ कैसे वैरी हो रहा है, एक का पावर क्या है 1 और दूसरे का 2, तो इसका मतलब कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के साथ वैरी हो रहा है। तो बताइए ये कौन सी इक्वेशन होगी, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब है कि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि मैंने आपको बोला है पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, ये पहचान होती है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के साथ वेरी होता है। तो अब मुझे बताओ ये पाथ कैसी है अब इसकी, सो इट्स ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक। चाहे प्रोजेक्टाइल
चाहे प्रोजेक्टाइल ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, दोनों हाल में उसकी जो पाथ होगी, वो जो ट्रैजेक्टरी होगी, वो कैसी होगी, वो पैराबोलिक होगी। तो इसलिए हमेशा ये चीज याद रखिए, जब भी आपको कोई पूछेगा कि बताइए किसकी पैराबोलिक पाथ होती है, तो आप मुंह जबानी ये याद रखिएगा कि ये जो पाथ होती है, ये जो पैराबोलिक पाथ होती है, ये हमेशा किसकी होती है, प्रोजेक्टाइल की। तो इसी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन इख्तिताम पजीर। तो चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि एज फार एज द बोर्ड्स आर कंसर्न, तो ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल जो है हमें, तो इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह अगले वाले वीडियोस में करेंगे। तो वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे होगा। ये वीडियोस अभी तक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए थे, अब न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे और फिर और आप खुद न्यूमेरिकल्स भी करिए, मगर तब तक मत करिए जब अब आप खुद कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सारी रिलेशन तो मुंह ज़बानी याद रखनी है। तो जब आपके पास रिलेशन मुंह ज़बानी याद है और ये भी पता है कि कब कौन सी रिलेशन यूज होती है, बस आप बताइए वैल्यू क्या है तो पुट कर देंगे, तो वी विल गेट द आंसर। समझ में आया? तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफी। और आप देखिए इसको वीडियो को बीच बीच में पास किया करें और ये सब चीजें उतार ले, ठीक है। और इसके नोट जो है, वैसे हमें ये निवेदन किया गया कि आप नोटिस जो है वो स्कूल में ही मिल जाएंगे आपके, मगर मैं जो फेसबुक ग्रुप पे है, तो वहां पर जो बाकी स्टूडेंट्स है, आउटसाइड स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं उधर नोटिस रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, जरूर रखूंगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए नोट्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, अब तो फेसबुक ग्रुप पे तो मिल रहे हैं, तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो वहां पर इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस, फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस सर्च करिएगा, वहां से आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग नोटिस भी मिलेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के भी हर किसी वीडियो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसके मेरे हैंड रिटन नोटिस मिल जाएंगे आपको वहां पर। और कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करने की। तो मुझे लगता है कि आज के लिए अब इतना काफी है, और थैंक यू, शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।